नमस्कार. इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. माझ्यासोबत आहेत नेपाळचे माजी पंतप्रधान डॉक्टर बाबुराम भट्टरायजी. डॉक्टर बाबुराम भट्टरायजी यांनी पंतप्रधान म्हणून नेपाळमध्ये केलेली कामगिरी लोक आजही विसरलेले नाहीत. एक कल्पक अशा प्रकारची संरचना उभी करणारे आणि नेपाळ एका विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी तशा प्रकारचं नियोजन करणारे कल्पक पंतप्रधान ही त्यांची ओळख आहे. आज ते आपल्यासाठी तीजच्या निमित्तानं गोव्यात उपलब्ध आहेत. तर आपण इन गोवाच्या दर्शकांसाठी त्यांच्याशी संवाद साधत आहोत. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इन गोवा के लिए उपलब्ध है. गोवा में आपका स्वागत. आपकी सरकार बनी हुई अब 9 महीने बीत चुके हैं. ये सरकार में सत्ता पक्ष में आप भी हैं. ये सरकार का बीते 9 महीने में परफॉर्मेंस कैसा रहा? चुनाव में आपने जो वादे किए थे वो पूरे होने में कुछ कठिनाई हो रही या आप अच्छी तरह से निभा रहे हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? इन गोवा टीवी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. आपने ये अवसर बात करने के लिए दिया. मैं, आपको पता है, गोवा में नेपाली बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं. तो वहाँ और नेपाल और भारत में जो हमारे सांस्कृतिक निकटता है, जो ऐसे फेस्टिवल होते हैं वो साझा भी होते हैं. आप इस समय यहाँ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, मैं उसके लिए आपको सबको बधाई देना ही चाहता हूँ. हमारे वहाँ भी गणेश चतुर्थी होता है. तो उससे अगला दिन जो तृतीया के दिन होता है वो महिलाओं के सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जो हम वहाँ तीज कहते हैं. तो इसीलिए यहाँ नेपाली महिलाओं ने ऐसा कार्यक्रम आयोजना किए थे. उसकी सफाई होने के लिए हम यहाँ आए थे. और जब तक आपने जो पूछा नेपाल में क्या हो रहा, सरकार कैसा काम कर रहा है, मैं वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते से और पूर्व अर्थमंत्री होने के नाते से मैं खुद ही इतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जैसे देश विकास के श्रृंखला में बहुत पीछे पहले से ही पड़ा है. तो इसीलिए बाकी दुनिया से पत्ता मिला के आगे बढ़ने के लिए हम और ज़्यादा तेज से हम दौड़ना चाहिए. तभी जो हम पीछे पड़ गए हैं उसको हम दूरी कम कर सकते हैं. तो हमारे अचानक से फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ होगा. 9 महीने हो गए तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मित्र भी हैं, तो खास ज़्यादा नहीं कर पाए हैं. इसलिए हमारे युवा में अभी भी निराशा भी है. हमारे जो नेपाली युवा से हम यहाँ बात किया, हाँ, वो भी बहुत दुखी हैं. तो मैं खुद भी इतना संतुष्ट नहीं हूँ. फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल में जो लोकतंत्र गणतंत्र हमने प्राप्त किया है उसको मजबूत करके ही हमें आगे बढ़ना होगा. फिर ये जो मानवीय कमजोरी है उसको तो हमें सुधारना होगा. वैसे देखा जाए तो आप दोनों जनयुद्ध के नायक हो. मतलब डॉक्टर बाबुराम भट्टराय और पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड, इन्होंने इस देश के लोकतंत्र की बुनियाद डाली है. तो ऐसे समय में 2 बड़े लीडर एक साथ आते हैं, फिर भी सरकार उस तरह नहीं चल रही है. आपकी एक व्यथा है. तो क्या कारण है कि ये दिक्कतें आ रही हैं? इसमें 2-3 कारण हैं. एक तो जो प्रणाली हमने बनाया है संविधान से, वो जो हम फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जो शासक की प्रणाली हम बोलते हैं, वो थोड़ा हमें मिक्स्ड टाइप का प्रणाली हमने अपनाया है. इसकी वजह से किसी भी सरकार को बहुमत वहाँ नहीं मिल पाता है. तो इसलिए कोalition गवर्नमेंट बना है, 5-6 पार्टी मिलके बनाए हैं. तो प्रधानमंत्री के लिए हमेशा एक खतरा रहता है, एक कोalition पार्टनर समर्थन वापस ले तो सरकार ही गिर जाएगी. इसलिए वो डिलीवरी परफॉर्मेंस में अपने ध्यान केंद्रित करने की वजह लिए वो इतना नहीं कर पाते हैं. तो उनको हमेशा चिंता अपनी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी. अच्छा. ये एक कारण है. दूसरा कारण ये है, नेपाल का जो भूराजनीतिक अवस्थिति है, हम लैंडलॉक्ड हैं और फिर इंडिया से ही हमारे ज़्यादा से इकोनॉमिक रिलेशन होता है.
तो जो इंडिया का इकोनॉमी जो फास्ट ग्रोथ कर रहा है, नेपाल पहले से जो पीछे रहा, तो इसीलिए वहाँ से लोग ज़्यादा रोजगारी के लिए मार्केट करके इंडिया या बाहर जाते हैं। तो उसको अ, ठीक करने के लिए मेरा ये सजेशन था, हमने इंडिया और बाकी देशों से ऐसा संबंध बनाएं ताकि वहाँ की पूंजी और प्रविधि नेपाल में आए, वहाँ उद्योग धंधा लगाएं, तो वहीं रोजगारी सृजना हो। इस प्रकार की नीति लेना चाहिए। लेबर को एक्सपोर्ट करने के बदले में हमने उसको सुधार के लेबर को एक्सपोर्ट नहीं करना है, पूंजी और प्रविधि को इंपोर्ट करना है। ऐसा नीति ले तो ठीक होता है। ऐसा हमने जो कहा तो वहाँ हम उनको मनाने में इतना सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बेरोजगारी वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा असंतुष्टि है। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ। तो इसीलिए जो हमने गणतंत्र लोकतंत्र स्थापना किए हैं, उसको रक्षा करके हमें आर्थिक विकास और समृद्धि प्रमुख एजेंडा बना के आगे बढ़ना होगा। उसके लिए इंडिया और जो बाकी समय के पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे अच्छे संबंध बना के वहाँ के से लगानी, नेपाल में ले जाके आर्थिक समस्या हल करना होगा। वही मेरा सुझाव है। और डॉक्टर साहब, अभी आपने जो सरकार चल रही है उसके बारे में बताया। नेपाल की भूमि बहुत समृद्ध है और इतने सारे मिनरल्स है। नेपाल आज आयुर्वेदिक हब का बहुत बड़ा भंडार है। नेपाल ने अगर पानी भी बेचना शुरू किया तो वो पूरे आधे वर्ल्ड को पानी दे सके, इतना पानी आपके पास है। इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेस होने के बावजूद नेपाल का विकास आगे नहीं बढ़ पाता, क्या कारण है इसका? इसका पहले कारण तो राजनीतिक है, जो लंबे समय से वहाँ वो निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन रहा, उसने विकास में ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने आंदोलन करके उसको जो हटाया, अभी तो करीब 10 साल ही हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ। तो उसके बाद हमारा ये कहना है कि सारे राजनीतिक दल एक होके एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक रणनीतिक योजना बनाएं और सब मिलके इसको कार्यान्वयन करें। इसके लिए अब पहले तो हमारे अपने जो जनशक्तियाँ हैं उसको अच्छी तरह ट्रेन करें, क्वालिटी एजुकेशन दें, उनकी क्षमता वृद्धि करें। उसके बाद जो हमारे नेशनल रिसोर्स आपने ठीक ही बताया है, हमें वाटर रिसोर्सेज हैं, पर्यटन के लिए जो हाई माउंटेन्स हैं, कल्चरल रिलीजियस सेंटर्स हैं, उनको सदुपयोग करके हमने फास्ट डेवलप कर सकते हैं। तो हमारी कमियाँ और पूंजी और प्रविधि का हमें कमी है। इसके लिए तो जब मैं प्रधानमंत्री था, मैंने एक प्रपोजल रखा था, मेनली भारत से ही हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, इसीलिए भारत से हम इसे समझौता करें ताकि जो नेपाल के श्रमिक इंडिया आते हैं, उसकी वजह इंडिया का जो कैपिटल और टेक्नोलॉजी है वो नेपाल में ले जाके वहाँ उसको इन्वेस्ट करें, तो उस तरह ये रिवर्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए हमने एक बिप्पा नाम करके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक समझौता जो हमने किए थे, और उसको लागू करना था, हम लागू कर नहीं पाए। तो इस वजह से जो कैपिटल और टेक्नोलॉजी का जो डेफिसिट है, उसकी वजह से ही हमने फास्ट डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए मतलब आर्थिक भंडार की कमी है या ठीक तरह से प्लानिंग नहीं हो पा रही है, कौन सी दिक्कत? अब पहले तो लीडरशिप का विजन होना चाहिए। जो पॉलिटिकल लीडर है, मैंने शुरू में आपको बताया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे गवर्नमेंट तो 2 साल 1.5 साल में गिर जाती है, तो नई सरकार बनती है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होता। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूर होती है। एक तो उसको हमने सुधार करना है, इसके लिए हमने नेपाल में थोड़ा सुधार करके हम डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जाएं, ताकि सरकार स्थिर हो सकता है। एक तो हमारा ये सुझाव है। दूसरा, जो हमारे इंटरनल रिसोर्स हैं उसको ठीक से परिचालन करें, और मेनली भारत और चीन जैसे बड़े अर्थतंत्र के बीच में हम हैं, और भारत कृषि
सालों में तीसरी बड़ी अर्थतंत्र बनने जा रहा है। चीन तो पहले से दूसरी बड़ी अर्थतंत्र है। इतने बड़े दो अर्थतंत्र के बीच में हम एक सेतु के रूप में जब हम काम कर सकते हैं तो नेपाल का फास्ट डेवलप हो सकता है। इसके लिए दोनों मुल्क से मेनली तो इंडिया से ही हमारा कारोबार ज़्यादा होता है, इसलिए इनसे अच्छा रिलेशन बनाएं। साथ ही साथ चीन का भी कम्प्लीमेंट्री रोल वहाँ हो, ऐसा करके डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये सोच, ये विजन पॉलिटिकल लीडरशिप ने दिखा नहीं पाया है, वो मैं एक बड़ी समस्या मानता हूँ। तो ये आपकी कोई थिंक टैंक या कोई थॉट देने वाले लोग वहाँ नहीं है कि जो ये गवर्नमेंट को अच्छी से सलाह दे सके और नेपाल की जो स्थिति बनी हुई है उस पर कोई उपाय कर सके? वो हम कोशिश तो किए हमने, मतलब थोड़े छोटे समय जब हम अर्थ मंत्री थे उस समय हमने एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड नाम करके एक बनाए थे। उसमें इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करके बाहरी लाने के लिए वातावरण बनाए थे हमने, फिर उनको अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाए हैं। फिर मैं अब जब यहाँ आया हूँ इंडिया में, मैं बेंगलोर में भी था, यहाँ गोवा में मैं कुछ लोगों से मैं मिला, तो मेरा ये आइडिया आ गया। तो यहाँ इंडिया में अब कैपिटल का काफ़ी सरप्लस है। यहाँ के लोग, इंडस्ट्रियल लोग अफ्रीका और दूसरे देश में जाके लगानी कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं यहाँ भारत के, और मैं गोवा की मैं बात कर रहा था, इतना टूरिज्म का डेवलप यहाँ हो रहा है। तो गोवा और नेपाल का टूरिज्म तो कम्प्लीमेंट्री होता है। यहाँ आप समुद्री किनार के टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे इतना हाई माउंटेन एवरेस्ट संसार के सबसे ऊंची शिखर जो है वहाँ, और जो वहाँ के धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ, लुम्बिनी जैसे स्थल जो हैं, इसको हमने कोऑर्डिनेटेड ढंग से डेवलप करें, तो जो टूरिस्ट गोवा में आते हैं उनको नेपाल ले जाएं, जो नेपाल आते हैं उनको गोवा में ले आएं। तो इस तरह से एक दूसरे को फ़ायदा होता है। इस प्रकार से इंटर रिलेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट किया जा सकता है, ऐसा आइडिया में आया है। तो शायद आगामी दिन में इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, तो उसकी वजह से हमें दोनों देश के लिए फ़ायदा होगा। और टूरिज़्म का तो बहुत बड़ा क्षेत्र नेपाल के पास है, जैसे कि आपने अभी कहा बहुत सारे भारत के साथ लेकर हम कर सकते हैं। और जैसा कि आपका नंदा देवी सबसे बड़ा शिखर है, नागपुर टू नंदा देवी, समुंदर से सागर माथा, कन्याकुमारी टू कांचनगंगा, ऐसे अगर कोई फ़्लाइट शुरू हुई या कोई नई सुविधा या टूरिज़्म का कोई पैकेज शुरू हुआ, तो उसका भी मुझे लगता है कि प्रमोशन में फ़ायदा होगा। बिल्कुल हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो टूरिज़्म सेक्टर में यहाँ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उन कुछ लोगों से भी हमने संबंध बनाने की कोशिश की, ताकि वहाँ जाके वो लगानी करें। तो यहाँ नेपालियों से मैं मिला, तो ज़्यादातर टूरिज़्म सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इतना मैन पावर जो यहाँ है, तो नेपाल में भी हम उत्पादन कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं संभावना देखता हूँ। बस ज़रूरत यही है, पॉलिटिकल लीडरशिप को ऐसा विज़न प्रोग्राम होनी चाहिए, और भारत और जो बाकी पड़ोसी जो देश हैं उनसे अच्छे संबंध बना के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उस दिशा पे काम करना चाहिए। उसके लिए कोई प्रेशर ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी आपको इंटरनल नेपाल? वो तो करें, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो इंडिया और नेपाल के बीच में परंपरागत हिसाब से जो कल्चरल रिलेशन तो अच्छे हैं, फिर इकोनॉमिक रिलेशन जिस तरह संभावना था उतना नहीं हो पा रहा है। मैं एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी भी हूँ, उस वजह से मैं देखता हूँ। तो हमने इस 21वीं शताब्दी में हमारा जोड़ इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे होना चाहिए। तो हम ज़्यादा कल्चरल और रिलीजियस की बात करते हैं, वो तो इमोशनल बात होती है। तो उसके लिए मेन तो इकोनॉमिक रिलेशन ही मजबूत करना चाहिए, तभी रिलेशन मजबूत हो सकता है। इसीलिए हम दोनों देश के गवर्नमेंट और यहाँ के प्राइवेट सेक्टर मिल के दोनों देश के हित के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रिलेशन बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि नेपाल के जो भी आज विकास के मार्ग में कुछ रोड़े आई हुई, उनका कारण क्या है, क्यों ये सब हो रहा है। और नेपाल ऐसा देश है कि
एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ इंडिया है। इन दो देशों में नेपाल एक छोटा सा देश रहा है। ये दोनों देश का आपके देश की तरक्की के लिए कैसा उपयोग हो सकता है, या फ्यूचर में आपका क्या रुख रहेगा? ये दो शक्तियाँ बढ़ रही, इसमें नेपाल का भी एक अच्छे से उन्नयन हो, इसके बारे में। हाँ, ये थोड़ी बात मैं स्पष्ट कर दूँ। नेपाल छोटे देश बोलते हैं, इतना छोटा भी नहीं हो, मीडियम साइज के देश है। अच्छा। कि चाइना और इंडिया इतना बड़ा हो गया है, हाँ, उसके बीच में होने से वो तो बहुत छोटा लगता है। क्योंकि हमारा जो जोग्राफी है और वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड के 40-50 कंट्रीज के भी साथ ही नेपाल आता है। अच्छा। क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर इंडिया और चाइना है, उनके बीच में होने से बहुत छोटा लग रहा है। एक तो ऐसा नहीं है, एक मीडियम साइज कंट्री है ग्लोबली आप देखें। तो दूसरी बात आपने कहा भारत और चीन के बीच में होने, तो हमने नहीं कि अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। लोग ये लायबिलिटी बोलते हैं, मैं तो मानता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है। दोनों बड़े देश, इतना बड़ी मार्केट, 140 करोड़ का इंडिया और 140 करोड़ का जो चाइना का जो पॉपुलेशन है, उसको ये तो इकोनॉमिक हिसाब ये तो बहुत बड़ी मार्केट है। ये दोनों मार्केट से जुड़ के हमारे इकोनॉमी को डेवलप करते हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसीलिए जो पॉलिटिकल ट्राइबलिटी तो होते रहते हैं, हिस्ट्री में पहले भी था, अभी भी है, बाद में रहेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप को तो ऐसे सोचना चाहिए दोनों देशों को, बाकी सारे दुनिया से अच्छी रिलेशन रखें। क्योंकि हम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी के अपने देश को हम मानते हैं, एक शांतिप्रिय देश ही मानते हैं। हम किसी से हम लड़ाई हुई अभी तक 200 साल से किसी देश से हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। हम अंदरूनी स्ट्रगल हो गए, बाहर किसी देश से हमारे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। इसलिए हम एक जो शांतिपूर्ण जो फॉरेन पॉलिसी हम उसको जो फॉलो करते हैं, दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बना के इकोनॉमिक कोऑपरेशन से हम ज़्यादा जोर देते हैं। दोनों देश से वहाँ इन्वेस्टमेंट ला के देश विकास कर सकते हैं। तो ये मॉडलिटी में आगे जाना चाहिए। उस तरफ हमने उतना हमारी जो सरकार है वो ध्यान दे नहीं पाया है। तो इसके फिर ज़्यादातर फिर जो रिलेशन तो इकोनॉमिकली करीब 2/3 तो इंडिया से है, चाइना से तो 15% आसपास ही इकोनॉमिक रिलेशन। तो बहुत हाई माउंटेन हिमालय हैं, और 1-2 ही रोड हैं, ज़्यादा रोड वहाँ नहीं है। वो मार्केट ज़्यादा वो दूर भी है, इसलिए ज़्यादातर तो हमें इंडिया से डील करना होता है। इसीलिए दोनों देश का बड़े मार्केट से जुड़ के हमारे अर्थतंत्र विकास करें को नेपाल का फ़ायदा हो। और नेपाल की और एक बड़ी समस्या है कि ब्रेन ड्रेन, मतलब आपकी जो युवा पीढ़ी है उनका रोजगार की वजह से जो पलायन हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आज भी नेपाल के बाहर जाकर रोजगार की खोज में जाते हैं, वहाँ सेटल होते हैं बहुत बार। तो वो रोकने के लिए आपकी सरकार कुछ ठोस उपाय करने वाली है? ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लॉ ही होता है। जो रीजन और कंट्री ज़्यादा डेवलप होता है उसका जो पुल फैक्टर होता है। तो जो अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री से माइग्रेशन हो जाता है। हिस्ट्री में पहले भी हुआ है, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग पहले यूरोप अमेरिका जाते थे, और जब इंडिया डेवलप होने लगा तो फिर यहाँ आने लगे। इसे नेपाल का भी अभी जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो अनइक्वल अनइवन डेवलपमेंट के कारण से ही वो हुआ है। इसलिए अगर नेपाल को डेवलपमेंट की दिशा में आगे तीव्र गति में बढ़ाएं तो फिर ये रुक जाएगी। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, इसके लिए अब हम लेबर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेबर एक्सपोर्ट के वजह उसके बदले में अपने कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करें और गुड्स निर्माण करें और गुड्स और सर्विसेज को निर्यात करें, ऐसा इकोनॉमी बनाना चाहिए। तो ये हमारे जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसकी जो कमियां हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको हम सुधार सकते हैं, उस दिशा पर सोचना होगा। और दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज है जैसे सिंगापुर है, दुबई है, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है लेकिन फिर भी वो डेवलप है। तो ये नई टेक्नोलॉजी को साथ लेकर जो ये देश चल रहा है, वैसा
आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो उस दिशा में नेपाल में कुछ प्रयत्न होने की जरूरत है या प्रयत्न हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना तो इसीलिए मैंने कहा कैपिटल और टेक्नोलॉजी की मैं जो बात कर रहा था है? उसको ला के उन्होंने विकास किया है। मैंने सिंगापुर का भी स्टडी किया, कोरिया का स्टडी किया, ये दुबई वगैरह जो यूए का जो स्टडी किया है, उन्होंने ऐसा पॉलिसी बनाए, ऐसे इंसेंटिव दिए ताकि दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं वहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। तो नेपाल को भी ऐसा पॉलिसी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इंडिया और बाकी दुनिया से इन्वेस्टर आके वहाँ लगानी करें। तो ये हो सकता है। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट का रोल और पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही बात मैं अपने मित्रों से कर रहा हूँ, कहते हैं कब हो सुनिए। कुछ लोगों का सुझाव ऐसा है कि नेपाल ये बहुत ही सेंसिटिव, ऐसा मतलब इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है, तो इसको बिना डिस्टर्ब करे कोई आईटी इंडस्ट्री लाए, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कुछ प्रोजेक्ट लाए तो वो ज़्यादा फायदे होंगे। आपका क्या सुझाव है? तो इसलिए मैंने ये सुझाव दिए हैं, न्यूनतम तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसको तो बिल्ड करना ही होता है, उसको भी पर्यावरण संरक्षण को ध्यान देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। और जो नेपाल का जो डेवलपमेंट का मॉडल हो उसको मैं तो एक ग्रीन डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें जो पर्यावरण संरक्षण करके विकास को भी आगे बढ़ाएं, ऐसा मॉडल हो सकता है। क्योंकि एनर्जी तो हम ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा वहाँ है, अब इलेक्ट्रिसिटी का आप प्रयोग करते हैं तो जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम किया जा सकता है। और नॉलेज इकोनॉमी में जोर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स युवाएँ हैं उनको अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बना के अच्छे एजुकेशन दे दें। और जो आईटी और एआई की जो आपने बात कहा, ये काम तो नेपाल से सारे दुनिया के लिए कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर निर्यात किया जाता है वो तो हमारे जैसे छोटे देश में रह के दूर से भी उसको जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बेंगलोर जैसे क्षेत्र से पहले किया है, वैसे नेपाल भी एक आईटी का एआई का हब बन सकता है। तो इस हिसाब से नेपाल का डेवलपमेंट पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ओके ओके, म्हणजे नेपाळचा विकास आज एका टप्प्यावर थांबलेला असला तरी तो पुढं नेण्यासाठी आजही तशा प्रयत्नांची गरज आहे आणि तशा प्रकारचं व्हिजन असलेले नेते पुढं आले पाहिजे। तांत्रिक क्षेत्रामध्ये देखील नेपाळमध्ये वेगळ्या प्रकारची क्रांती येऊ शकते, अशा आशादायी विचार डॉक्टर बाबूराम भट्टराय इथं मांडतात। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों के लिए आपकी बात रखी और बहुत ही अच्छे तरीके से एक आप नेपाल और भारत के बीच में जो सदियों से चली आ रही एक गठजोड़ फ्रेंडशिप है उसके बारे में भी बहुत अच्छे विचार रखे। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।